नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत कल की तासिका में हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुरस्कार इस कहानी के अध्ययन की शुरुआत की थी। आज हम पुरस्कार इस कहानी के कथ्य तथा विशेष रूप से उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रसाद द्वारा लिखित पुरस्कार इस कहानी के केंद्र में मधुलिका तथा अरुण है। मधुलिका जो एक सामान्य कृषक बालिका है और अरुण जो मगध नामक जनपद का एक राजकुमार है। कहानी के आरंभ में कौशल के उस प्रसिद्ध उत्सव का चित्रण किया गया है जिसमें प्रतिवर्ष कौशल की जनता के खेत को महाराज की खेती के लिए चुना जाता है। इस एक दिन के उत्सव में महाराज उस खेत में हल चलाकर इस उत्सव में किए जाने वाले इस कृत्य को पूर्ण करते हैं तथा इसके पश्चात वह खेत और उससे संबंधित व्यक्ति को उस भूमि का 4 गुना मूल्य दे दिया जाता है और उसके पश्चात वह खेत राजा के अधीन हो जाता है। इस बार मधुलिका नामक कृषक बालिका की भूमि को राजा के इस उत्सव के लिए चुना गया था, किंतु मधुलिका वह स्वाभिमानी बालिका है जो अपने श्रम पर विश्वास रखती है। अपनी भूमि को इस उत्सव के लिए चुने जाने के बाद वह अनुग्रह के रूप में राजा द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को स्वीकार नहीं करती और इस उत्सव के पश्चात दूर वन में जाकर रहने लगती है। दूसरे खेतों में काम कर अपना उदर निर्वाह करती है तथा अपने जीवन के उन सुखद क्षणों को याद करती है जो उसने अपने पिता तथा अपने पूर्वजों की भूमि में रहते हुए बिताए थे। तभी एक दिन अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर किसी की आवाज़ उसे सुनाई देती है। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। यह सुनने के बाद मधुलिका अपनी झोपड़ी के डंठलों का कपाट खोलकर बाहर की ओर देखती है। तभी अचानक उसे पूरे 3 वर्ष बाद राजकुमार अरुण खड़ा हुआ दिखाई देता है। मधुलिका इन बीते 3 वर्षों में अरुण द्वारा दिए गए विवाह के प्रस्ताव पर भी काफ़ी विचार करती है और अपनी इस कल्पना को अचानक प्रत्यक्ष देखकर चकित हो जाती है। अर्थात इतने दिनों बाद आज अरुण अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है। इतने दिनों बाद आज फिर यह प्रश्न वह अरुण से करती है। इस पर अरुण उत्तर देता है कि मैं मगध का विद्रोही तथा निर्वासित अर्थात मगध इस जनपद से निकाला गया एक सर्वसामान्य व्यक्ति के रूप में आज तुम्हारे समक्ष या सामने खड़ा हूँ और कौशल में मैं अपनी जीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका हंस पड़ती है और कहती है कि मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत एक अनाथिनी कृषक बालिका कर रही है। कैसी विडंबना है। मधुलिका के सामने अरुण यह प्रस्ताव रखता है कि यदि वह कौशल नरेश से छोटी सी भूमि यहाँ पर ले अपनी उस भूमि के एवज में जो भूमि मधुलिका ने कौशल के इस
प्रसिद्ध उत्सव में राजा के अधीन कर दी थी, तो हम दोनों मिलकर उस भूमि को पुनः उपजाऊ बनाकर अपना उदर निर्वाह कर सकते हैं। अरुण की इस बात को सुनकर मधुलिका भी कौशल नरेश के दरबार में पहुंच जाती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है, महाराज उत्तर देते हैं कि उसे भीतर आने दिया जाए। प्रतिहारी के साथ मधुलिका कौशल नरेश के दरबार में प्रवेश करती है। महाराज को प्रणाम करती है। महाराज भी बड़ी ही स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हें कहीं देखा है। मधुलिका उत्तर देती है, देव 3 बरस हुए मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। महाराज कहते हैं कि ओह, इतने दिन कष्ट में बिताए और आज उसका मूल्य मांगने आई हो। तुम्हें तुम्हारी भूमि का मूल्य अवश्य मिलेगा। मधुलिका कहती है कि महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए, बल्कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे भूमि के एवज में उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जो जंगली भूमि है वो मुझे दे दी जाए। वहीं पर मैं अपनी खेती बाड़ी करूंगी और मुझे एक सहायक भी मिल गया है, वह भी उस भूमि को उपजाऊ तथा समतल बनाने में मेरी मदद करेगा। महाराज कहते हैं कि कृषक बालिके, वह तो बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है और साथ ही वह दुर्ग के निकट होने के कारण सैनिकी महत्व भी रखती है। महाराज के इस बात को सुनकर मधुलिका उत्तर देती है, तो फिर क्या आज भी मुझे आपके पास से निराश ही लौटना पड़ेगा? महाराज उत्तर देते हैं कि तुम हमारे परम वीर सिंह मित्र की कन्या हो और तुम्हारी इस प्रार्थना को मैं अवश्य ही स्वीकार करूँगा। जाओ, तुम उस भूमि में श्रमजीवियों को लगाओ। मैं भी अपने अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश देता हूँ। और इस प्रकार से मधुलिका ने जिस भूमि की मांग कौशल नरेश से की थी, वह भूमि मधुलिका को दे दी जाती है। जय हो देव कहकर मधुलिका राज मंदिर से वापस अरुण के पास लौट जाती है। दक्षिणी दुर्ग के निकट वाली भूमि अब मधुलिका के अधिकार क्षेत्र में है। यह देखकर अरुण अपने कुछ सैनिकों के साथ कौशल पर आक्रमण कर इस दक्षिण दुर्ग पर अपना अधिकार जमाने की योजना बनाता है। किंतु जैसे ही मधुलिका को इस बात का पता चलता है कि अरुण के इस षड्यंत्र में वह अनजाने ही शामिल हो गई है, वैसे ही अपने जनपद के प्रति जो दायित्व है, जो उसका कर्तव्य है, उसको निभाती हुई वह कौशल के सेनापति को इस बात की सूचना देती है कि दक्षिणी दुर्ग के निकट जो भूमि है, वहाँ से दक्षिणी दुर्ग पर तथा पर्यायी रूप से कौशल पर एक अज्ञात व्यक्ति आक्रमण करने के लिए तैयार है या वह योजना बना रहा है। सेनापति को जैसे ही इस बात का पता चलता है, उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम क्या कह रही हो? मधुलिका ने कौशल के सेनापति को उत्तर दिया, मैं सत्य कह रही हूँ, आप शीघ्रता करें, अन्यथा श्रावस्ती दुर्ग थोड़ी ही देर में किसी अन्य आक्रमणकारियों द्वारा हस्तगत कर लिया जाएगा। सेनापति ने अपने सैनिकों को उस ओर बढ़ने की आज्ञा दी तथा वे स्वयं मधुलिका को लेकर महाराज के दरबार में हाजिर हुए। श्रावस्ती का दुर्ग जो कौशल का केंद्र है,
इस रात्रि में किसी शत्रु द्वारा हस्तगत कर लिया जाएगा, इस चिंता से ही सेनापति महाराज के सामने मधुलिका को लेकर उपस्थित हुए। जैसे ही महाराज ने देखा कि सिंहमित्र की कन्या पुनः दरबार में उपस्थित हुई है, वे मधुलिका से पूछने लगे कि क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि मधुलिका को दी है, क्या उसी संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं? इस पर सेनापति ने उत्तर दिया कि देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज रात श्रावस्ती दुर्ग पर अधिकार कर लेने की योजना बनाई है और इसी स्त्री ने मुझे रास्ते में यह संदेश भी दिया है। राजा ने सहसा मधुलिका की ओर देखा। मधुलिका लज्जा से जैसे गड़ी जा रही थी, क्योंकि अरुण के इस षड्यंत्र में वह अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो गई थी। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों, एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है। यह सूचना देकर कि श्रावस्ती दुर्ग पर कोई शत्रु आक्रमण की योजना बना रहा है, तुमने पुरस्कार पाने का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं उन शत्रुओं का प्रबंध कर लूं जो कौशल पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। और इस प्रकार से इस अभियान में अरुण बंदी बनाया गया और उसे राज दरबार में प्रस्तुत किया गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा कि इस शत्रु का वध हो जो कौशल पर आक्रमण करने का आकांक्षी है। राजा ने भी सभी से सहमत होकर आज्ञा दी कि अरुण को प्राण दंड दिया जाए। मधुलिका को भी बुलाया गया। मधुलिका से कौशल नरेश कहने लगे कि मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। आज से मेरे निज की जितनी खेती है मैं सब के सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे कोई भूमि नहीं चाहिए। और इतना कहकर वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई और कहने लगी, यदि आप पुरस्कार देना ही चाहते हैं तो मुझे भी प्राण दंड मिले। इस प्रकार से कहानी के अंत में मधुलिका ने अपने लिए पुरस्कार के रूप में प्राण दंड को ही स्वीकृति दी। राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि मानने वाली नायिका मधुलिका एक और कौशल के प्रति, अपने जनपद के प्रति अपने कर्तव्य को निभाती है, तो दूसरी ही ओर अपने प्रेम के गौरव की रक्षा भी करती हुई दिखाई देती है। अरुण के षड्यंत्र में अनजाने ही शामिल होती है, किंतु जब अरुण दुर्ग के दक्षिण की ओर से आक्रमण की योजना बनाता है, यह बात पता चलने पर मधुलिका के मन में देश प्रेम की भावना जाग उठती है और वह अरुण के आक्रमण का षड्यंत्र महाराज को बता देती है। अरुण बंदी बना लिया जाता है, उसे मृत्युदंड दिया जाता है। तब अरुण के प्रति मधुलिका के मन में जो प्रेम था, उस प्रेम को निभाती हुई वह महाराज से अरुण के साथ खुद के लिए भी मृत्युदंड का पुरस्कार मांगती है। इस प्रकार से कर्तव्य एवं प्रेम के उदात्त आदर्श का अतिशय सुंदर चित्रण मधुलिका के माध्यम से पुरस्कार इस कहानी में हुआ है। या फिर यूँ कहा जाए कि कर्तव्य तथा प्रेम का अनूठा संगम एवं उदात्त प्रेम का चित्रण
जयशंकर प्रसाद ने मधुलिका के माध्यम से पुरस्कार इस कहानी में किया है। कल की तासिका में हम प्रेमचंद द्वारा लिखित नैराश्य इस कहानी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।